हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर के पास्ट ईयर के एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो देखिए, इसमें जनरली वही अप्रोच आती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल, या आप बोल सकते हैं यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। तो अराउंड 25 एमसीक्यूज हैं, जिसमें से 19 तो पास्ट ईयर के हैं और बाकी 6 इंपॉर्टेंट मैंने कवर किए। जो भी आपकी जैसे रेफरेंस बुक देखते हो, उसके कुछ मैं एमसीक्यूज कवर करता हूँ। तो अगर वो गलत होते हैं तो मैं उसको सही कर लेता हूँ, क्योंकि जनरली मुझे तो पता है कि क्या गलती है कहीं, या मैं चेक करता हूँ प्रॉपर। तो कभी आप ये मत देखिएगा कि अगर आपने अरिहंत में देखा और पर्टिकुलर उसमें ऑप्शन ये है और सर ने कौन सा बता दिया ऑप्शन, तो सर ने सही बताया है, अरिहंत में तो बहुत सारी गलती है, ट्रूमैन में भी गलती है। तो जब भी आप क्या करते हो, वैसे के वैसे एमसीक्यूज अगर आप अपनी रेफरेंस बुक में देखते हो और आपको ऑप्शन डिफर लगते हैं, तो मेरे ऑप्शन सही है, वो गलत है, क्योंकि मैं प्रॉपर चेक करके पर्टिकुलर एमसीक्यूज डालता हूँ जब भी मैं इंपॉर्टेंट डालता हूँ। या पास्ट ईयर के तो वैसे ही देखो क्या होती है, आंसर की होती है, उसके हिसाब से हमें पता है कि ये सही होता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, in the case consumers equilibrium to be explained through an ordinal approach when there are two commodities with their prices given and with limited income of consumer the following information is required। ये बोल रहा है कि जब ऑर्डिनल अप्रोच होती है तो आपको पता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता है। तो बोल रहा है जब आपको प्राइसेस दे रखी है दो कमोडिटी की, जनरली आप दो कमोडिटी की बात करते हो जहाँ पे आप इंडिफरेंट हो, मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, और लिमिटेड इनकम दे रखी है। तो आपको ये चार इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्राइस लाइन या बजट लाइन, इंडिफरेंस मैप, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन आपको बताइए, एंड इक्वलिटी ऑफ स्लोप ऑफ आईसी एंड बजट लाइन। तो ये तो बिल्कुल सही है सारा का सारा पार्ट। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, अरेंज द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम दोज बिलो। अब जैसे दिसंबर 19 का है, मैं भी देख के आया था, ये भी मैंने सही किया था। लेकिन देखो कैसे सही किया था, अगर चाहे मुझे आता भी नहीं हो, ये पर्टिकुलर ज़्यादातर किसी को नहीं आता था, लेकिन कैसे सही करा। देखिए, जब आप क्या करते हो, स्टडी करते हो, तो यानी पर्टिकुलर सारी अप्रोच देखते हो, ऑर्डिनल कार्डिनल, तो एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो जनरली क्या करेगा, पहले इंडिफरेंस मैप बनाएगा। आपको मैंने यही बताया था सबसे पहले कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में मीनिंग पढ़ रहे हैं, फिर इंडिफरेंस मैप देख रहे हैं, मतलब एक मैप जिसमें बहुत सारे अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बन रहे हैं। ठीक है, हायर लेवल पे हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लेकिन जब ये कर्व बना हुआ है तो उसके बाद हमने क्या देखा था, प्राइस लाइन। तो वो जनरली क्या था कि कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, जनरली हमने इसमें देखा। अगर आपकी इनकम का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, या प्राइस एक तरीके से कम हो जाती है गुड्स की, तो आपको हायर लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, तो पर्टिकुलर ये बन जाएगा। तो आपकी प्राइस लाइन पे भी डिपेंड कर रहा है। अब आपको पता है कि वो टेंजेंट है। और अब देखो, आपने सबसे पहले इंडिफरेंस मैप बनाया, तो आप देखिए कि ए और बी लग रहा है आपको, तो सी और डी आपने हटा दिया। फिर आपने देखा उसके बाद प्राइस लाइन है, बजट लाइन सर ने बोला, तो बी के बाद डी तो आएगा ही नहीं। इक्वलिटी कब देखेंगे, पहले प्राइस लाइन बनेगी उसके बाद ही तो इक्वलिटी देखेंगे। तो इस केस में क्या है, ये आएगा। बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। उसके बाद देखो, अब आपको पता चल गया कि और कोई ऑप्शन है ही नहीं, बी के बाद ए है। तो फिर आपको चाहे इसमें सी और डी में कन्फ्यूजन था, लेकिन फिर भी देखो आपने डी लगाया, क्योंकि आपको पता है कि बी ही आपका ऑप्शन था, क्योंकि बी के बाद ए ही आएगा। उसके बाद ही टेंजेंसी या इक्वलिटी का पॉइंट देखेंगे। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, जो ये दे रखा है, स्लोप ऑफ आईसी क्या होता है, एम आर एस, जिसको आप एम आर एस एक्स वाई बोलते हो। ठीक है, यानी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी एक्स की एक यूनिट के लिए वाई की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो। वैसे शुरू में ज़्यादा करते हैं, फिर धीरे धीरे करके कम होती जाती है, क्योंकि एक तरीके से हम बोल सकते हैं हमारे लिए वाई की डिजायर बढ़ती जाती है, और एक्स में क्या होता है, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो जाता है, क्योंकि आप एक्स की ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हो तो यूटिलिटी डाउन होती जाती है। जनरली यही पढ़ा था आपने। बजट लाइन का मतलब क्या हुआ, देखो इक्वलिटी बोल रहा है, बजट लाइन का मतलब क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक, जैसे मैंने पिछली वीडियो वाले एग्जांपल में आपको कॉफ़ी और बिस्किट का एग्जांपल दिया था। कॉफ़ी की जैसे मैं बताया था $12 की प्राइस थी, और बिस्किट की बताई थी $6 की, तो 12/6 क्या आ गया था, 2। और यहाँ पे भी जनरली आपका जो चेंज हो रहा था एम आर एस एक्स वाई वाला पार्ट, वो भी जनरली क्या था आपका, मेरे हिसाब से 2 था, या मैंने ऐसे ही पर्टिकुलर एग्जाम्पल कोई बताया था, तो जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। तो देखो, इक्वलिटी ऑफ द स्लोप ऑफ आई सी एन बजट लाइन, पर्टिकुलर ये पार्ट आपका आ गया। फिर उसके बाद आपका आ गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी का मतलब वही हो गया कि आपको पता है कि जब आप पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व बना रहे हो तो प्राइस लाइन एक तरीके से टच करते हुए जानी चाहिए, तो ये टेंजेंसी। तो यहाँ पे इक्वलिटी भी आ गया और टेंजेंसी भी आ गया, इसलिए आपका आंसर होगा फर्स्ट का बी। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, या अगर आपको पूरा भी नहीं आ रहा तो हल्का पॉइंट आता तो वैसे भी आप बी लगा के आ जाते। तो फर्स्ट का होगा अपना बी आंसर। अब देखिए, आगे का पार्ट स्टार्ट करने से पहले कर लेते हैं अनअकैडमी की बात। देखिए, अनअकैडमी लेकर आया रिवाइज इंडिया फॉर एनटीए यूजीसी नेट 2021, 5 अप्रैल से स्टार्ट है। इसमें टॉप टीचर्स द्वारा कंप्लीट रिवीजन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एब्सोल्युटली फ्री। 12 डेज का ये सेशन होगा, टोटल मिला के 200 प्लस सेशंस होंगे, 33 एजुकेटर होंगे। आप देखिए देख सकते हैं कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड पूरी की पूरी 10 यूनिट्स कवर की जाएगी, जिसमें रिवीजन भी होगा और एमसीक्यू सेशंस भी होंगे। 21 सब्जेक्ट होंगे। तो आगे की स्लाइड में इसके सब्जेक्ट्स बता देता हूँ।
पेपर 1 तो होगा ही कॉमन, इसके अलावा देखिए आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, एजुकेशन, ज्योग्राफी, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, संस्कृत, लॉ, पंजाबी, इस तरीके से जो भी आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड भी सेशंस होंगे, एमसीक्यूज का पार्ट भी कवर होगा। तो अभी एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि रिवीजन बैच भी स्टार्ट हो गए 7 अप्रैल से। रिवीजन जो हो रहा है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू हो रहा है। देखिए यहाँ पे पेपर 1 एंड सोशियोलॉजी है, जिसमें आशिमा नेगी और साक्षी पटेल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन प्रोवाइड कराएंगे। तो आपका कोई कलीग, फ्रेंड, रिलेटिव जो कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा है, तो पेपर 1 भी है कॉमन और साथ में सोशियोलॉजी भी है। वैसे हिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट भी है, इसका भी 7 अप्रैल से ही बैच स्टार्ट है। एनरोल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वैसे ही कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी रिवीजन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू ही हो रहा है, इसका भी 7 अप्रैल से स्टार्ट है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और याद रखिए कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस या आइकॉनिक, तो चिराग एनटीए रेफरल कोड का जरूर यूज़ करना, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो जो भी बैचेस के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और रिवाइस इंडिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो एनरोल जरूर कीजिए। अब चलते हैं अपने आगे पार्ट की तरफ। अब सेकंड का देखना क्या बोल रहा है। दिसंबर 19 का था ये भी, यानी दिसंबर 19 में आपके 2 क्वेश्चन आए थे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऑन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज नॉट बेस्ड। ठीक है, ये बोल रहा है कि अजम्पशंस आपने पढ़ी, अब इसमें से कौन सी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की अजम्पशन नहीं है, ये बोल रहा है। देखिए अब ये अजम्पशंस में क्या बोल रखा है, सबसे पहले कंज्यूमर इज रैशनल, तो ये तो आपने कार्डिनल में भी देखी और ऑर्डिनल में भी देखी, क्योंकि आपको पता है कि कंज्यूमर अपनी जो भी लिमिटेड इनकम है यानी लिमिटेड मनी इनकम है उसको एक तरीके से सही ढंग से यूज़ करना चाहता है, तो वो रैशनल वे में करेगा। मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को कंज्यूम करेगा तो उसकी पूरी पूरी नॉलेज लेके करेगा, या हम बोल सकते हैं कि उसको पूरी नॉलेज है और उस पर्टिकुलर गुड्स को जो वो कंज्यूम कर रहा है उसके बारे में जानता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, साइज़ क्या है, पैकेजिंग क्या है, पर्टिकुलर सब कुछ जानता है, तब जाके ही वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता होगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर रैशनल है, लिमिटेड मनी इनकम है, ये दोनों में ही होता है एक तरीके से हम बोल सकते हैं, कार्डिनल में भी और ऑर्डिनल में भी। फिर आपको देखो मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल सेटिस्फेक्शन, ये भी दोनों में ही होता है, तब जाके ही तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। तो अजम्पशन तीनों सही है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि जब कार्डिनल अप्रोच की बात करते हैं मतलब यूनिट्स में आप मेजर करते हो जो भी पर्टिकुलर यूटिलिटी है, यानी उसको यूटिल्स में मेजर करते हो, तो मार्जिनल यूटिलिटी आती है। लेकिन देखो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, मनी डिमिनिश नहीं होती। मनी क्या रहती है, कांस्टेंट। आपको मैंने एग्जाम्पल कराए थे और आपने खुद ने भी मुझे व्हाट्सएप पे पिक भेजी थी, मैंने बताया था एग्जाम्पल, तो आप सब ने क्या करा था, किसी ने 1 रुपये में 1 यूटिल, जैसे मेरे एग्जाम्पल में था, फिर मैंने बोला था आप अलग बनाइए, तो किसी ने 1 रुपये में 4 यूटिल, और जब आपने पिक भेजी थी तो किसी ने 1 रुपये में 10 यूटिल्स भी किया था या 5 यूटिल्स भी किया था। तो आपको पता है कि 1 रुपये में 4, तो 2 रुपये में कितना होगा, 2 रुपये में कितना होगा 8, ठीक है। 3 रुपये में कितना होगा 12। अगर 1 रुपये में 10 यूटिल्स तो 2 में कितना होगा 20। तो वो क्या कांस्टेंट है, क्या है, तो अजम्पशन में कांस्टेंट है। देखो रियल लाइफ की बात नहीं कर रहे हम, अजम्पशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में तो डिमिनिश होती है या बढ़ती भी जाती है, कम भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि देखो जनरली मैं तो यही मानूंगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगी, एक तरीके से डिमिनिश रियल लाइफ में हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है, जब हमें अजम्पशन लेनी है तो अजम्पशन के हिसाब से हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, कईयों ने गलत लगाया, जैसे मैंने पिक देखी अगर व्हाट्सएप से रिलेटेड, तो कईयों ने क्या लगाया यहाँ पे, बी लगाया होगा, लेकिन ज़्यादातर सेकंड का पार्ट क्या आता है आपका, डी आता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है, हमेशा रखना। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, याद रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था देखो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है फिर 1 पॉइंट भी गिर रही है, तो उसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है वो यूटिलिटी है जिसको आप क्या कर रहे हो, यूनिट्स में मेजर कर रहे हो, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं। तो मनी तो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहती है, कांस्टेंट, इसलिए गलत क्या है ये। अगर यहाँ लिखा होता कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो हम क्या बोलते हैं, इसमें से कोई भी नहीं है, सारी अजम्पशन सही है। ठीक, तो इसलिए आंसर इसका होगा सेकंड का डी। अब थर्ड का देखिए, थर्ड में क्या बोल रहा है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। अब वापस से आ गया आपका, तो देखो कार्डिनल यूटिलिटी आ गया, यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर, बिल्कुल ठीक है, यूनिट्स में होता है एक तरीके से, यानी यूटिल्स में होता है, काउंटिंग के फॉर्म में होता है या न्यूमेरिकल टर्म में होता है, ऐसे बोल सकते हो। अब देखो ये आ गया ना, कंस्टेंसी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो ये भी सही है। तो अगर आपने थर्ड में सही करा और सेकंड में गलत किया तो आप ढंग से पढ़ नहीं रहे, और आपने जल्दीबाजी में क्या पढ़ लिया, सिर्फ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिया। वो तो होता है, लेकिन मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या रहती है, हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, कॉन्स्टेंस रहती है, ये बोल रहा है। तो कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। फिर आपको बोल रखा है यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इंटरडिपेंडेंट।
देखिए आप याद रखना, मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट होती है, इंटरडिपेंडेंट नहीं होती। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, लेकिन थर्ड सही नहीं है। जब भी बोल रहा है कि अलग अलग गुड्स कंज्यूम करोगे, जैसे आपने लॉ ऑफ इक्यू में देखा कि आप एक्स और वाई गुड कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, एक्स भी गुड कंज्यूम कर रहे हो और वाई भी गुड कंज्यूम कर रहे हो। जो भी आपने एग्जांपल लिया था टी कॉफ़ी जैसे भी बात कर रहे हो, तो आपको पता है कि एक्स भी गुड कंज्यूम कर रहे हो और वाई भी कंज्यूम कर रहे हो, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की अलग है और वाई की अलग है, ठीक है। तो उसका पार्ट अलग है, उसका पार्ट अलग है। तो ये अलग निकाल रहे हो, ये अलग निकाल रहे हो, ना ये इस पर डिपेंड कर रही है ना इस पर डिपेंड कर रही है। अजम्पशन में बोला जाता है, रियल लाइफ में तो डिपेंड होता है। रियल लाइफ में कैसे होता है, आपको पता है कि एक की प्राइस कम हो गई, ठीक है, तो दूसरा जो सब्सिट्यूट गुड्स है एक तरीके से उससे इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता है कि टी और कॉफ़ी, कॉफ़ी की प्राइस कम हो गई तो टी के कंज्यूमर कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो रियल लाइफ में तो अलग है, रियल लाइफ में तो डिपेंडेंट ही होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते ही हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड और बटर, बटर की प्राइस कम हो गई तो ब्रेड की डिमांड भी बढ़ गई क्योंकि बटर की डिमांड भी बढ़ गई। लेकिन रियल लाइफ की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, अजम्पशंस की, जो कि किन्होंने ली, अल्फ्रेड मार्शल ने, एच गोसेन ने, फिशर ने। तो जनरली उनके हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट नहीं होते। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये अजम्पशंस क्या एक तरीके से उनके हिसाब से गलत है। रियल लाइफ के हिसाब से मत सोचो, वो तो क्रिटिसिज्म हो गया कि इनकी अप्रोच सही नहीं थी और ऑर्डिनल सही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अजम्पशन बोली तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड गलत है। अगर आता इंडिपेंडेंट तो थर्ड भी सही होता, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये थर्ड गलत है। फोर्थ देखिए, आपको पता है कि लॉ ऑफ डीएमयू, जिसको मैंने आपको बताया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो जनरली आपको पता है गिरती भी जाती है, जीरो हो जाती है और नेगेटिव आती है। यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ये मैंने बताया। तो जनरली गोसेन का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन है, वो कार्डिनल में होता है, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, फोर्थ ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा, थर्ड का बी होगा, ठीक है। तो ये गलत है, इसलिए अपन ने ये अजम्पशन में नहीं लिया। इंडिपेंडेंट होती तो हम सारी अजम्पशन सही बोलते, समझ गए। ये इंटरडिपेंडेंट है इसलिए गलत है। अब फोर्थ का देखिए, फोर्थ में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या क्या बोल रहा है, बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखना। तो जो है वो देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व हैव ए नेगेटिव स्लोप, सही बात है, आपको पता है नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, क्योंकि वो किसकी वजह से होता है, डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से, ठीक है। कॉन्वेक्स होती है, क्या होती है, कॉन्वेक्स। अब देखो क्या बोल रहा है, इंडिफरेंस कर्व्स ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर कॉनकेव टू द ओरिजिन। देखो याद रखना कि अगर आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोलता तो कॉनकेव होता। मैंने आपको बताया था कि वो पीपीसी की तरह, आप याद रखो, ठीक है। लेकिन मैंने बताया इंडिफरेंस कर्व हमेशा ऐसे ही बनता है। तो वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि देखो टेस्ट में हल्का सा चेंज होता ही है। पेप्सी कोक की बात करोगे इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहेंगे। अगर आप है ना दो ब्रांड के पर्टिकुलर क्या करोगे, बटर लोगे, तो आपको टेस्ट में डिफरेंस लगेगा ही लगेगा। तो वो एक तरीके से इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब यूटिलिटी सेम नहीं मिल रही, थोड़ी लेस यूटिलिटी तो होगी, यानी थोड़ा फ़र्क तो होगा ही होगा। जैसे मैंने बोला कि आप सीडी लेके आ रहे हो, तो वो तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि आप चाहे किसी भी दुकान वाले से सीडी लेके आओ या डीवीडी लेके आओ जो खाली है, ब्लैंक है, तो उसमें आपको सेम यूटिलिटी मिलेगी, चाहे पहले दुकानदार से लो चाहे दूसरे। जैसे आप सपोज करो कि पेन ड्राइव लेके आ रहे हो, तो आप चाहे किसके लेके आओ, किंगस्टन के लेके आओ चाहे सैनडिस्क के लेके आओ, आपने नाम सुने होंगे, तो आपको सेम ही लगेगी यूटिलिटी। तो मैं तो बोल सकता हूँ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक तरीके से, क्योंकि दोनों ही सेम है। लेकिन अगर मैं इम्परफेक्ट की बात करूँगा तो यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल ले लिए, पेप्सी कोक ले लिए। आप बिस्किट की बात करोगे तो बिस्किट में आपका क्या आएगा, सनफीस्ट का आएगा और ब्रिटानिया का आएगा। तो एक तरीके से है दोनों बिस्किट, लेकिन इम्परफेक्ट क्यों, क्योंकि टेस्ट में डिफरेंस हो सकता है। तो वो लेस यूटिलिटी आपको थोड़ा सा प्रोवाइड करते हैं, पूरे परफेक्ट नहीं होते। तो जब भी इम्परफेक्ट की बात करेंगे तो एक एक्स को पाने के लिए आप वाई की शुरू में छोड़ोगे ज़्यादा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एक्स को कंज्यूम करते जाओगे तो आपको पता है लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होने लग जाएगा। तो आपकी वाई के लिए इच्छा बढ़ती जाएगी। तो आप वाई को क्या करोगे, पहले मान लो 1 यूनिट पे 5 छोड़ रहे हो, पिछले एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, यानी पिछली वीडियो के हिसाब से। फिर दूसरी यूनिट कंज्यूम करने पर 4 छोड़ रहे हो, फिर इसकी एक्स की एक और तीसरी यूनिट कंज्यूम करने पर इसकी आप कितनी छोड़ रहे हो, 2 छोड़ रहे हो, फिर एक और कंज्यूम करने पर आप एक ही छोड़ रहे हो। तो इसका मतलब 5 4 या 5 3 2 1 कैसे भी लीजिए, इसका मतलब क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, डिमिनिशिंग एमआरएस। तो डिमिनिशिंग होने के कारण ही वो कॉन्वेक्स बनता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तभी हमें क्या बोला, नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी, तो अपना आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि अजम्पशन में ए सही है। अब देखो सी भी सही होगा, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट नॉर आर दे टेंजेंट टू वन अनदर। अब आप खुद देखिए कि बोला इंडिफरेंस कर्व क्या करते हैं, ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ना एक दूसरे के ये भिड़ते हुए जाते हैं, ठीक है, ये थोड़ी ये टच करते हुए जा रहे हैं, नहीं। आपको मैंने बताया था कि ये पैरेलल भी नहीं होते, यहाँ रखना। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, ऐसे बना रहे हो और ज़रूरी नहीं कि ये पैरेलल हो, ठीक है, ऐसे भी बन सकते हैं। जैसे ये इंडिफरेंस कर्व बन रहा है और दूसरा हायर लेवल वाला है, तो क्या पता ऐसे बन रहा हो, ठीक है, या ऐसे दिख रहा है आपको
तो दूसरा ऐसे बन रहा हो। तो ज़रूरी नहीं कि वो पैरेलल हो, ये जनरली आपको पैरेलल दिख रहा है यानी सेम सेम दिख रहा है, ठीक है, बस सेम लेवल पे आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि ये ऊपर नीचे दिख रहा है, ये ऊपर नीचे दिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पैरेलल भी हो, याद रखना। अब यहाँ पे बोल रहा है इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट नॉर आर दे टेंजेंट, वो टच भी नहीं करते। और सीधी सी बात है, एक और चीज़ सोच लेना कि वो एक्स और वाई एक्सिस को भी टच नहीं करते हैं, तो सी भी ठीक है। डी, अपर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये तो आपको पता ही है कि IC1 फिर IC2 फिर IC3 बनाते हो, तो IC3 ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा किससे, IC2 से, और IC2 किससे देगा, IC1 से। तो ऑटोमेटिकली एक ट्रांजिटिविटी आ जाती है कि IC3 IC1 से भी ग्रेटर होगा, क्योंकि अगर इनकम का लेवल बढ़ रहा है या प्राइस लेवल कम हो रहा है तो उस केस में आपको एक तरीके से आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है, ठीक। तो उस केस में आपका क्या होता है, एक तरीके से सेटिस्फेक्शन भी हायर लेवल पे ही मिलेगा, ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करोगे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो फोर्थ का जो होगा हमारा वो गलत पार्ट क्या होगा, बी, इसलिए बी आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे बोला नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी, तो बी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। कॉन्वेक्स होता तो बी भी सही होता, इसलिए आंसर क्या है, बी, ठीक है। फिफ्थ देखिए, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑन विच द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसका मतलब आपको ये पता चला कि अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कार्डिनल या ऑर्डिनल की अप्रोच की बात करते हो। मतलब जब आप यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हो या चाहे आप इंडिफरेंस कर बोलते हो, देखो कितनी बार आ रहे हैं और कई बार तो सेम सेम भी आए हैं। अभी देखना सिक्स्थ क्वेश्चन भी आपको सेम लगेगा। देखो फिफ्थ में क्या बोल रखा है कि इसमें कौन सी अजम्पशन नहीं है जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से रिलेटेड है। तो अजम्पशंस देखिए, पहले आपको पता है रैशनैलिटी होती है, कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट। आप सोचिए कि देखो अब यहाँ पे कोई मनी का पार्ट नहीं आ रहा, मनी का पार्ट यहाँ आ रहा है, देखो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये बिल्कुल ठीक है। तभी देखो हमने क्या बोला था, वो डिमिनिशिंग वाली गलत अजम्पशन। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नहीं रहती, कांस्टेंट। हमेशा याद रखना कि आप अपने हिसाब से तय करते हो, तो आप क्या बोलते हैं 1 रुपये में, जैसे मैंने बोल दिया 4, तो 2 रुपये में क्या होगी 8, तो वो कांस्टेंट एक तरीके से आपको पता है कि 1 में 4 तो 2 पे 8, 3 पे 12, तो बढ़ थोड़ी रही है, वो कांस्टेंट ही है। 1 में 4 है तो एक और 1 रुपये कंज्यूम करने पर कितने की यूटिलिटी मिलेगी, एक और 4 यूटिलिटी मिलेगी, तो 4 + 4 8 होंगे। फिर अगर मैं 3 रुपये कंज्यूम करता हूँ तो 1 पे 4 है, तो 3 पे कितनी मिलेगी, 12 यूटिलिटी मिलेगी। अब यही आपने क्या बोल दिया, सर मैं तो अपनी 1 रुपये की 10 यूटिलिटी बोलता हूँ, तो बोल लो, सबकी अलग अलग है। तभी तो हम बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच सही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि सब क्या करेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे, जबकि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फिर भी अजम्पशन के हिसाब से ए ठीक है, सी ठीक है, और यूटिलिटी मेजरेबल है, ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कहा गया। इस अप्रोच में कहा गया तो ये भी ठीक है, लेकिन इस अप्रोच में कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी नहीं रहती, आपको पता है वो डिमिनिश होती जाती है। तभी अपन को मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है जो कि 0 भी हो जाती है और नेगेटिव भी हो जाती है, जो मैंने आपको बना के बताया था, ठीक है। इस तरीके से TU और MU का पार्ट, तो इसका मतलब MU होती है डिमिनिश हर सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करने पर। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि ये अजम्पशन नहीं है, ठीक। तो फिफ्थ का बी। अब सिक्स्थ का देखो, सेम टू सेम अभी जो फोर्थ का बताया था मैंने आपको वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और सिक्स्थ में देखना ये भी दे रखा है, यही ये आया यहाँ पे, और ये नवंबर 17 में आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो नेगेटिव स्लोप होता है, इंडिफरेंस कर्व ऑफ 2 इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर कॉन्केव टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन, सेम वही दे रखा है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सिक्स्थ का बी। तो फोर्थ का देख लेना, सेम वही आप सिक्स्थ का देख लेना। तो सिक्स का आंसर होगा बी, क्योंकि कॉन्केव नहीं होता, कॉन्वेक्स होता है, ठीक। अगर आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोलता तो वो कॉन्केव हो जाता, वो PPC की तरह आपको लगने लग जाता। मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद दोज ऑफ लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो अब आपको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस दे रखा है, तो आपको पता है कि वो किससे रिलेटेड है, अल्फ्रेड मार्शल से रिलेटेड है। तो अगर आपको बाकी अप्रोच भी नहीं आती तब भी आपका आंसर सही होता। अगर सितंबर 16 का जिसने भी दिया तो उसको पता है कि ये पर्टिकुलर सही होगा। ए का जैसे सेकंड है, ए का क्या है सेकंड, बी का क्या है ऑर्डिनल यूटिलिटी, मैंने किसकी बताई थी आपको, हिक्स और RJD एलन दोनों से रिलेटेड। अब देखो इसमें ये आ गया, मैंने आपको बताया था कि देखो डेवलप किसने किया था, यानी प्रपाउंड किसने किया था, एजवर्थ ने। किसने किया था, एजवर्थ ने। अब उसका नाम नहीं है, तो एक तरीके से एक्सटेंसिव यूज़ किसने किया था, सबसे ज़्यादा यूज़ इसने, हिक्स और एलन ने। इसलिए जनरली ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसकी बोलते हैं, हिक्स एंड एलन की। तो अगर लिस्ट 2 में वो एजवर्थ का नाम ही नहीं है तो हमें यही देना पड़ेगा। तो सेकंड के बाद 1 बिल्कुल सही है। अब देखो रिवील्ड प्रेफरेंस क्या है, ये कुछ मेरे एक्स्ट्रा टॉपिक है कि मुझे लग रहा है कि कब कराने चाहिए, जब मेरा पूरा कोर्स हो जाए, क्योंकि ऐसे मैं आपको सारे क्या करूँगा पर्टिकुलर बताते जाऊँगा तो इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे हो गए तो इसका मतलब क्या होगा
कि हमारा टॉपिक मान लो कि जो मैं 15 दिन में कराना चाहता हूँ वो 30 दिन में होगा पार्ट, यानी पूरा का पूरे वीडियो जो बनेंगे। इसलिए देखो क्या है कि हम क्या करेंगे, जैसे पर्टिकुलर लास्ट में टाइम मिलेगा तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो भी मैं आपको कवर करके दे दूंगा। जैसे फर्स्ट यूनिट में मेरे को पता है कि कुछ एक्स्ट्रा है, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप बोलोगे सर ये भी अभी कराओ। तो जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो मैं क्या कराऊंगा आपको बाद में, जैसे पर्टिकुलर सारी यूनिट्स हो जाती है। एक्स्ट्रा मतलब इन द सेंस जो एग्जाम में जब आते हैं तो लिस्ट के हिसाब से आते हैं, तो कभी कभी आपको देखो ये बताना पड़ता है कि पॉल ए सैमुअल्सन, अब इसका मतलब क्या है। तो इसलिए अभी तो आप देख लीजिए कि रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस कौन देता है, पॉल ए सैमुअल्सन ने दी थी ये जनरली। तो सेकंड 1 4। और देखो लॉजिकल ऑर्डरिंग एनालिसिस ये भी किसने दी थी, जे.आर. हिक्स। क्योंकि जनरली क्या है, ये एक ही अप्रोच नहीं देखते हैं, एक ही थ्योरी नहीं करते हैं, आपको पता है कि ये और जनरेट करते जाते हैं। तो जे.आर. हिक्स ने लॉजिकल ऑर्डरिंग एनालिसिस दी थी। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट में रखेंगे और बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन शुरू के 2 पार्ट से ही आपको आ जाता वैसे भी। तो 7th का आंसर क्या होगा, 2। और सब ने ही सही किया होगा जहाँ तक है। अब 8th देखिए, 8th में क्या बोल रहा है। अब देखिए बोल रहा है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर्स बिहेवियर इज कंसीडर्ड सुपीरियर टू द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मेनली ड्यू टू। ये बोल रहा है कि जो भी आपने ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मतलब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ा, वो कार्डिनल यूटिलिटी मतलब मार्शल की अप्रोच से क्यों ज़्यादा बेटर है। यानी जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन की अप्रोच मार्शल या एच.एच. गोसेन जैसे भी आप बोलिए उनकी अप्रोच से ज़्यादा बेटर क्यों है। देखो सीधी सी बात है, मैं आपको बोलूँगा कि रैशनैलिटी दोनों में अजम्पशन ली जाती है, अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ द डेरिवेशन ऑफ द कंज्यूमर डिमांड, तो ये भी जनरली ली जाती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे भी हम पर्टिकुलर प्राइस के अप्रोच को देखेंगे ही देखेंगे हल्का सा, ठीक है। और पर ज़्यादातर हम बोल सकते हैं कि ऑर्डिनल में हम जो देखते हैं वो क्या देखते हैं, प्राइस इफेक्ट को देखते हैं। प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है जनरली, ऐसा आपने पढ़ा था। और नॉर्मल गुड्स में जनरली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। गिफन और इन्फीरियर में क्या पढ़ा था, नेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि वो जो इनकम इफेक्ट आप पढ़ते हो, इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप देखते हो कि जो नेट के हिसाब से एक तरीके से था पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नेट मतलब एनटीए नेट या यूजीसी नेट के हिसाब से। और इनकम इफेक्ट जनरली आपका क्या था, उसमें नेगेटिव था, किसमें, गिफन में और सब्स्टिट्यूट में। और जबकि जो नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं, नॉर्मल गुड्स की, तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, एक तरीके से पॉजिटिव, मतलब इनकम बढ़ी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो ऑर्डिनल अप्रोच बिल्कुल सही अप्रोच रहती है, क्यों, क्योंकि वो प्राइस इफेक्ट को 2 टुकड़ों में बांट देती है, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। चाहे कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल करके भी बता देता हूँ। देखिए जैसे क्या ये इंडिफरेंस कर्व का पार्ट है, आपको पता था कि यहाँ पे जैसे आप क्या कर रहे हो, वाई गुड कंज्यूम कर रहे हो, यहाँ पे आप एक्स गुड कंज्यूम कर रहे हो। जैसे बिस्किट और कॉफ़ी का अपना एग्जांपल था, कॉफ़ी और बिस्किट, कॉफ़ी एक्स था, बिस्किट क्या था, वाई था, आपको पता था। तो आप जनरली देखो कि अगर कॉफ़ी की प्राइस जनरली $12 थी, आपको ये ध्यान हो तो पिछले एग्जाम्पल में, और यहाँ पे जो ये बिस्किट है इसकी प्राइसेस क्या थी, $6 थी, जो मैंने एग्जांपल में जनरली बताया। तो आपको ये पता चला कि यार $12 की प्राइस है। अगर मान लो कि जो कॉफ़ी की प्राइस है वो कम हो जाती है, ठीक है, और बिस्किट की नहीं रहती, तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि आपका जो बजट लाइन का पार्ट है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि आप क्वांटिटी फिर ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाओगे एक्स की, मतलब कॉफ़ी की। अगर सपोज करो कॉफ़ी की प्राइस $6 हो गई, तो पहले आप $12 में इसके 5 पैकेट पूरे खरीद सकते थे, लेकिन आप कितने खरीदोगे, $6 में पूरे के पूरे 10 पैकेट। अगर आप कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहते हो तो तब भी आपके एक्स के मतलब कॉफ़ी के थोड़े थोड़े यूनिट तो बढ़ेंगे। ये नहीं कि चलो 5 से 10 तो नहीं हो रहे, क्योंकि आपको पता है कि अगर पूरी की पूरी कमोडिटी कॉफ़ी पे कंज्यूम करोगे तब जाके आपका क्या होगा, 5 से 10 यूनिट बढ़ेगी, क्योंकि फिर आप इसकी क्या कर रहे होंगे, 0 यूनिट कंज्यूम कर रहे होंगे। लेकिन आपको पता है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपने बहुत सारे देखे थे, ठीक। तो आपको पता है कि आपका ये पर्टिकुलर पार्ट बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि जब प्राइसेस कम होती है किसी पर्टिकुलर एक कमोडिटी की, तो आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है। तो आ गया ना इनकम इफेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी आ गया कि आप पर्टिकुलर इस कमोडिटी की जगह इसको कंज्यूम ज़्यादा करोगे, ठीक, क्योंकि आपको एक तरीके से टेंडेंसी क्या होती है, प्राइस इसकी कम हो गई तो आप इसकी जगह इसको कम कंज्यूम करने लग जाओगे। तो एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी आता है और एक इनकम इफेक्ट भी आता है, इसलिए बाइफर्केशन होता है। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 3rd। और एक और चीज़ देखो, अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी दोनों में, पॉसिबिलिटी ऑफ डेरिवेशन दोनों में। आपको पता है कि आपने मार्जिनल यूटिलिटी देखी थी, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और क्या बोला था आपने, हाँ, पी एक्स और एम यू वाई और पी वाई, अगर ये इक्वल नहीं है और ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या, आप ये ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो और ये कम कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप इसको ज़्यादा कंज्यूम करते जाओगे तो इसके लिए आपकी इच्छा क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक तरीके से इसके लिए आपने सेटिस्फेक्शन पा लिया है,
और इसकी डिजायर बढ़ती जाएगी आपकी। तो अपने आप क्या करोगे, ये अगर ये ग्रेटर देन होगा तो आप इक्वलिटी पे पहुंच ही जाओगे। इसी तरीके से आपने ऑर्डिनल में भी देखा था। ऑर्डिनल में आपने क्या देखा था, अगर ध्यान हो तो ऑर्डिनल में आपने देखा था MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY, ठीक है। या आपने ये बजट लाइन देखी थी तो आपको पता है कि दो कमोडिटी की बात कर रहे थे, तो आप x की जगह क्या कर रहे हो, y को कंज्यूम कर रहे हो, या y की जगह किसको कर रहे हो, x की कंज्यूम कर रहे हो। जैसे अपन ने क्या पढ़ा था कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो x की कमोडिटी बढ़ने पर आप y की कमोडिटी को क्या कर रहे हो, कम कंज्यूम कर रहे हो या छोड़ रहे हो। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको क्या करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि x के लिए इच्छा आपकी क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उस पर आपने सेटिस्फेक्शन पा लिया है और आपकी y के लिए डिजायर बढ़ती जा रही है। तो इसमें भी यही होता है। तो जनरली बोल दिया डेरिवेशन तो होता ही होता है कंज्यूमर की डिमांड में, दूसरी चीज़ से अफेक्ट तो होता ही होता है। और फोर्थ देखिए, कंसिडरेशन ऑफ अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग कंज्यूमर डिमांड, दोनों में होता है। दोनों में ही मनी इनकम को लिमिटेड रिसोर्स माना जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है ऑर्डिनल की, कि वो बाइफर्केशन करता है इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, और जबकि कार्डिनल ऐसा नहीं करता। तो याद रख लेना ये वाला पार्ट। अब नाइन्थ आपको बोल रखा है, यानी उसका जो आंसर होगा वो होगा सी। अब नाइन्थ में बोल रखा है व्हेन ए कंज्यूमर इंक्रीजेज यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी बाय गिविंग अप सम यूनिट ऑफ वाई कमोडिटी एंड इवन टू अटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी कैलकुलेटेड बाय। देखो अब इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने इतनी बार बता दिया आपको। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, एक्स की एक यूनिट छोड़ने के लिए, सॉरी एक्स की एक यूनिट पाने के लिए अब वाई की क्या है, कितनी ज़्यादा यूनिट छोड़ते हो। तो शुरू में ज़्यादा छोड़ते हो, फिर धीरे धीरे कम करते जाते हो, जिसे हम बोलते हैं डिमिनिशिंग MRS। तो मैंने आपको पिछली वीडियो इसके एग्जाम्पल में बताया था कि एक यूनिट ज़्यादा पाने के लिए आपने क्या करा, शुरू में 5 छोड़ी, फिर एक और पाने के लिए आपने क्या करी, 4 छोड़ी, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से आपने देखा था। तो चेंज इन वाई कमोडिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कमोडिटी, नाइन्थ का क्या होगा आपका सी। ठीक, अब 10th पे जाते हैं। 10th में क्या बोल रहा है, अब देखिए इसमें भी यही दे रखा है, दिसंबर 15 का है, मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस। मार्शलियन मतलब क्या हो गया अपना, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ए लेस वैलिड अजम्पशन ऑफ। तो देखो लेस वैलिड मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोज में खूब बार बताया कि अजम्पशन तो सारी सही है, एक तरीके से मान सकते हैं। अगर आप क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या न्यू क्लासिकल अप्रोच की बात करते या उस वक्त के ज़माने में होते तो आप क्या बोलते हैं, हाँ इनकी अप्रोच के हिसाब से ये सही है, ये यूटिलिटी को क्या करते हैं, यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो उससे हम बोलते हैं कार्डिनल मेजरबिलिटी। सही है बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले अप्रोच ये थी, तो ये तो लेस वैलिड हो ही नहीं सकती। ठीक है, गिवन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यहाँ पे जनरली क्या बोल दिया आपको, गिवन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब देखिए सोचिए कि लेस वैलिड अजम्पशन कौन सी होगी। चलिए आपको ये भी थोड़ी दिक्कत लग रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि यार ये कांस्टेंट तो रहती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, उन्होंने बोला था। लेकिन सी वाले में देखिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स, ये भी बोला था कि मार्जिनल यूटिलिटी एक तरीके से क्या आपकी गिरती हुई जाती है। आपको मैंने बताया था शुरू में, जैसे मान लो पहली यूनिट पे 20 है, दूसरी पे कितनी है क्या पता 16, फिर तीसरी पे कितनी है 10, ऐसे हमने बताया था, फिर 4, फिर 0। हमारे हमने एग्जाम्पल में जनरली ऐसा ही पार्ट लिया था, आपको पता हो तो। ठीक है, एक सिंगल कमोडिटी वाला भी पढ़ा था और एक 2 और मोर भी पढ़ा था, और उससे पहले भी देखा था हमने रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। तो डिमिनिश है, हमें पता है कि गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिवन मतलब क्या, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एडिटिविटी मैंने आपको पिछली वीडियो में एक जोड़ के बता दिया था कि कार्डिनल अप्रोच या जब भी हम मार्शल की अप्रोच की बात करते हैं तो अजम्पशंस में मैंने 11th नंबर में जोड़ दिया था। एडिटिविटी का मतलब क्या होता है, देखो ये पहली यूनिट पे 20, दूसरी यूनिट पे 16, मतलब एक और एडिशनल पे यूटिलिटी 16 मिल रही है, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हुई 36, कि 2 यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी हुई 36। तो जोड़ने का गुण, यानी क्या कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो, तो वो तो ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देखो लेस वैलिड कौन सी है, ये बी, गिवन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्योंकि देखो 1 रुपये में आप क्या बोलते हो कि 2 यूटिल्स, तो 2 रुपये में आप क्या बोलोगे 4। पर रियल लाइफ में कभी भी ये क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, डिमिनिशिंग तो हो ही जाती है। तो रियल लाइफ में याद रखना, अगर आप 1 रुपये में 2 यूटिल बोल रहे हो तो आपको पता है कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जब यूटिलिटी गिर रही है तो रुपीज़ से रिलेटेड कांस्टेंट क्यों कर रहे हो आप, रुपीज़ से रिलेटेड यूटिलिटी भी तो गिरेगी। तो इसका मतलब आपने 1 रुपये में 2 माना है, तो आपको पता है जरूरी नहीं कि 2 रुपये में 4 हो, क्या पता वो 3.5 भी हो सकती है, क्या पता वो 3 भी हो सकती है। लेकिन आप तो क्या बोल रहे हो, 1 रुपये में 2 तो 2 में 4, 3 में 6, 4 में 8, ऐसे कर रहे हो। या 1 में 4 तो 2 में 8, 3 में 12, ऐसे बोल रहे हो। 1 रुपीज़ में 10 यूटिल्स तो 2 रुपीज़ में 20 यूटिल्स, 3 में 30, ऐसे। तो ये गलत हो गया। तो इसलिए हम बोलेंगे लेस वैलिड अजम्पशन 10th की क्या होगी आपकी, बी। सारी सही है लेकिन लेस वैलिड क्या है, 10th की बी, ये है। ठीक, तो ये आपको अपनी अप्रोच के हिसाब से बताना था, या आपने जो सीखा है उसके हिसाब से। अब 11th का देखिए क्या बोल रहा है इसमें।
अब देखिए इसमें मैं बताऊंगा जल्दी जल्दी सारे पार्ट, क्योंकि अब समझाने के ज़्यादा पार्ट रहेंगे ही नहीं। देखो कॉन्वेक्सिटी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व टू ओरिजिन, मैंने आपको बताया इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है, तो वो किस पार्ट में रहेगा जनरली आपको पता है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में रहेगा। इस पार्ट में बोल सकते हो आप। चलो फिर भी आप एक बार पूरा पढ़ के देख लीजिए, पोज करके देख लीजिए, फिर आपको पता चलता जाएगा। चलो क्वांटिटी अभी मैंने ए का नहीं बताया, क्योंकि ए में तो मुझे बहुत सारे भी लग रहे हैं। मुझे तो ऐसे भी ये लग रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी से हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि जनरली ये अप्रोच किस में रहती है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में रहती है। एक तो ये पार्ट आपको पता है। लेकिन देखो आप बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ सर्टेन गुड्स सेक्रीफाइस फॉर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स। तो ये बोल रहा है कि एक्स की एक यूनिट पाने के लिए, ठीक है, आपने बहुत सारी जो बोल रहा है कि यूनिट्स को सेक्रीफाई कर दिया, तो बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ सर्टेन गुड्स सेक्रीफाइड फॉर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स, वो किस में होता है। तो देखिए जैसे आपने ये वाला पार्ट पढ़ा तो आपको ध्यान आया MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपको पता है डिमिनिश होती है। डिमिनिश का मतलब क्या हुआ, एक यूनिट एक्स की एक्स्ट्रा पाने के लिए आप वाई की जो यूनिट छोड़ रहे हो वो धीरे धीरे कम करते जा रहे हो। तो देखो यही बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ सर्टेन गुड्स सेक्रीफाइस फॉर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स। तो आप जैसे जैसे एक एक्स्ट्रा पाते जा रहे हो तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, दूसरी यूनिट का कम सेक्रीफाइस कर रहे हो, सर्टेन गुड्स सेक्रीफाइस। तो उस अप्रोच तक तो सही है। तो आपको पता चला कि देखो अगर आपने कॉन्वेक्सिटी के हिसाब से ये दिया होता तो आपको डी सही लग रहा होता, लेकिन फिर आपको पता चला कि बी से रिलेटेड पार्ट आपका फिर थर्ड थोड़ी आएगा, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आप पार्ट आपने कहाँ पे पढ़ा था, MRS में पढ़ा था। तो आपको पता चला ये, तो आपने एक बार बी से रिलेटेड जो थर्ड वाला पार्ट है यानी ए का थर्ड, ये करके देखा एक बार, बी से रिलेटेड ए का थर्ड करके देखा। देखो कॉन्वेक्सिटी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व टू ओरिजिन, तो देखो इंडिफरेंस कर्व की कॉन्वेक्सिटी किसकी वजह से होती है, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी की वजह से होती है। आपको पता है कि वो क्यों होती है, क्योंकि जब दो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं तब जाके क्या बनता है, एक तरीके से कॉन्वेक्स बनता है। क्या बनता है, कॉन्वेक्स। नहीं तो क्या बनेगा, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो कॉनकेव। तो थोड़ा आपने अप्रोच उसके हिसाब से ही देखा और आपको ये भी सही लगा। तो आपने देखा कि बी पे थर्ड था और यानी ए पे थर्ड था और बी पे आपका फोर्थ था, तो बी पे आपका फोर्थ था। अब सी पे देखिए, इक्वलिटी ऑफ द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी विद दैट ऑफ प्राइस ऑफ द टू गुड्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, आपको इक्वलिटी ऑफ द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मतलब MUX अपॉन MUY, आपने ऐसे भी पढ़ा हुआ है, मैंने आपको यू भी कन्वर्ट करके बताया था। आपको पता है कि मैंने आपको बोला था कि PX नीचे आता है लेकिन वो ऊपर चले जाता है, और जो MUY यहाँ पे रहता है वो नीचे आ जाता है, पर्टिकुलर आपने यही देखा था। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया ये MUX अपॉन MUY। तो जब भी आपको दे रखा हो तो ढंग से एक बार फॉर्मूला बना के देखना। देखो बोला इक्वलिटी ऑफ द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़ विथ दैट ऑफ द प्राइसेज ऑफ टू गुड्स, तो मतलब दो गुड्स की प्राइसेस के साथ जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी इक्वलिटी की बात कर रहा है, तो वो किस में आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। तो आप तो बोलेगे सर इसमें भी है इसमें भी है, पर देखिए आपको डी से पता चल जाता, सेपरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट फ्रॉम द टोटल प्राइस इफेक्ट। तो जनरली आपको पता है वो आप किस में देखोगे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में देखोगे। उसका फोर्थ से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में ये एक पार्ट है, जैसे इंडिफरेंस मैप, MRS, ये जनरली एक पार्ट है। जब भी हम एनालिसिस देखते हैं बजट लाइन, प्राइस लाइन, तो आप बोल सकते हो कि अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे हो तो ये इसमें आएगा। तो आपका इसलिए क्या होता, ए का थर्ड, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो थोड़ा इसमें एक तरीके से अप्रोच लगानी थी, थोड़ा सोचना था आगे तक, बस ये पार्ट आ गया। तो इसलिए अपना आंसर क्या होगा इसका 11th का बी। 12 में देखिए, एट ए पॉइंट ऑफ सेटाइटी फॉर ए कम्युनिटी मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो सबसे बकवास। आपको पता है कि पॉइंट ऑफ सेटाइटी क्या होता है, मैं आपको बार बार बता रहा था बना के कि टोटल यूटिलिटी बनती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एक तरीके से आपकी गिरती जाती है और नेगेटिव हो जाती है, डिमिनिश की बात कर रहे हैं ना। तो टोटल यूटिलिटी जहाँ पे मैक्सिमम हो, ठीक है, वो पॉइंट क्या है, सेटाइटी का पॉइंट है, या जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा 12 का सी, क्योंकि नेगेटिव का तो मतलब क्या हो गया ये वाला पॉइंट, और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, गिरती हुई है, लेकिन इसका मतलब क्या है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। और मैक्सिमम कहाँ हो रही है, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, 0। तो जब भी आपको समझ में नहीं आए एक कर्व बना लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो 12 का आपका पार्ट होगा सी। 13 देखिए, 13 में क्या बोल रहा है, देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है दिसंबर 14 में, कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइजिंग हिज टोटल यूटिलिटी व्हेन। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कहा जाएगा, जब वो अपनी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है। तो ये 4 आपको क्या है आंसर दे रखे हैं, इसमें से आपको बेस्ट चुनना है, ये बोल सकते हैं, यानी सही चुनना है, ये भी बोल सकते हो, क्योंकि कुछ आपको दोनों क्या लगेंगे, सही लगेंगे, लेकिन आपको पता है कि वो कब होता है। तो देखो कंफ्यूज मत होना, आपको पता है कि जब भी मैंने आपको कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम की पोजीशन में यानी यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो याद रखना ये MUX अपॉन PX, ठीक है, और एक MUY अपॉन PY।
और अभी अभी मैंने ऊपर बताया कि इस पार्ट को यहाँ भी लेके आ सकते हो और पी एक्स अपॉन पी वाई भी कर सकते हो और एम यू वाई नीचे कर सकते हो एम यू एक्स के। तो यहाँ पे देखो यही बोल रहा है प्रपोर्शन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव प्राइसेज आर इक्वल, आ गया ना। प्रपोर्शन ऑफ मार्जिन, प्रपोर्शन मतलब क्या हुआ, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई, और ये बोल रहा है रेस्पेक्टिव प्राइसेस मतलब एक्स और वाई की प्राइसेस मतलब पी एक्स अपॉन पी वाई वो इक्वल होने चाहिए। तो 13 का क्या होगा आपका, बी होगा। इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक। बाकी नहीं होंगे, एक बार पढ़ के देख लेना, क्योंकि बाकी तो क्या नॉर्मल अप्रोच है। चाहे मैं देखो एक ऑप्शन आपको पढ़ के बता देता हूँ, कह रहा है कंज्यूमर गेट फुल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन, वो तो हो गई, लेकिन हमें क्या है मेन इसमें 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना था, तो सबसे बेस्ट क्या था, यही पार्ट था। कंज्यूमर फील सेटिस्फाइड विद हिज एक्सपेंडिचर ऑन द वेरियस गुड्स, वो भी एक तरीके से सही है, लेकिन इसमें से बेस्ट कौन सा था, ये वाला 13 का बी पार्ट था, इसलिए इसका आंसर 13 का बी होगा। अब 14 देखिए, 14 में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। देखो ये भी सितंबर 13 में आया हुआ था। जनरली सितंबर 13 के क्वेश्चन आपको कई जगह पे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने कवर कर लिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए। देखिए अब ये तो ऐसे ऐसे ही है, क्या बोल रहा है, देखो रैशनैलिटी होती है हमें पता है, यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल हमें पता है कि यूनिट्स में मेजर होती है यानी यूटिल्स में होती है। फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ऑफ मनी देखो आ गया, तभी क्या हो गया ये गलत। ये देखो मेरे को आते हुए भी मैंने गलत किया था एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। मेरे को आते हुए मैंने जल्दीबाजी में क्या पढ़ लिया, बस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिया था जब वो आया था ना दिसंबर 19 में, तो मैंने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, लेकिन मैंने जल्दीबाजी में, क्योंकि मैंने फर्स्ट पेपर में टाइम लगा दिया। तो आपको क्या करना है, टाइम सेविंग करनी है, फर्स्ट पेपर में इतना टाइम मत लगाइए, नहीं तो क्या होगा सेकंड पेपर में आपका एक तरीके से पूरा पार्ट उल्टा सीधा हो जाएगा, क्योंकि आपको सोचने का फिर टाइम इतना नहीं मिलेगा। तो जैसे फर्स्ट पेपर अगर आप कर भी रहे हो तो 1 आवर 10 मिनट लगा दीजिए, लेकिन अगर आपने 1 आवर एंड 30 मिनट्स यानी अराउंड 1.5 घंटा लगा दिया, तो इसका मतलब बाकी आपको बचेंगे आधा टाइम और बचेगा। तो वो आधा टाइम बचेगा और आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो बहुत क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है उस पर्टिकुलर पेपर में, जो जनरली आपको करना पड़ता है जो सेकंड पेपर है। तो इसलिए आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, याद रखना। तो देखो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक तरीके से क्या, ये गलत है, कांस्टेंट होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, सी अपना आंसर है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है बेसिक अजम्पशन क्या नहीं है, तो ये बेसिक अजम्पशन नहीं है। अब देखो हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़, मैंने आपको बताया था कि एक्स गुड की जो यूटिलिटी है, जो भी आपने मार्जिनल यूटिलिटी या टोटल यूटिलिटी बोली, वो इंडिपेंडेंट है किससे, वाई से। तो वो एक्स और वाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं करती, किसने बोला, कार्डिनल यूटिलिटी के अजम्पशन में बोला। तो एकदम ठीक है इंडिपेंडेंट, तो हम क्या बोलेंगे, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और डी भी ठीक है, लेकिन सी ठीक नहीं है, तो इसलिए अपना आंसर क्या होगा, सी होगा। अब 15 देखिए बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब वापस से आ गया कि इंडिफरेंस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो देखो नेगेटिव स्लोपिंग होता है, कॉन्वेक्स होता है, आपको पता है। इंडिफरेंस कर्व नेसेसरली हैव टू बी पैरेलल, इंडिफरेंस कर्व नेसेसरी कहाँ से हो गया, आपको मैंने बताया था कि इंडिफरेंस कर्व बनता है तो ज़रूरी नहीं कि वो पैरेलल हो, ये गलत हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं। ऐसा भी हो सकता है जो मैंने बताया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, ठीक है, और काट भी नहीं रहे, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं होगा, जो मैंने ये बताया ना, ये भी नहीं हो सकता, और टच भी नहीं करते हुए होने चाहिए। तो ये बोला टू इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो देखो ए ठीक है, बी ठीक है और डी ठीक है, लेकिन सी गलत है, ठीक। ये बोल रहा है कि नेसेसरीली वो पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल मतलब क्या हुआ कि अगर एक ये लेवल बढ़ रहा है तो इसके ऊपर जो हायर लेवल है वो भी सेम पार्ट में होना चाहिए, यानी गैप सेम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम बोलेंगे सी गलत है, ठीक। 16 देखिए बोल रहा है जून 13 का, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटीज कॉल्ड इट्स यूटिलिटी, असर्शन बोल रखा है। रीजन में बोल रखा है यूटिलिटी में नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोरलिटी। मैंने जब उसके पर्टिकुलर आपको यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक या उससे पहले पार्ट बताए थे, तो मैंने बताया था यूटिलिटी और मोरलिटी, ये पार्ट आपको बताया था। तो आपको बताया देखो वांट सेटिस्फाइंग पावर तो ठीक है, ए करेक्ट है और आर भी करेक्ट है। देखिए अब क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि मैं वहाँ पे जाके तो बता नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे मैंने पर्टिकुलर आपको बता दिया था, तो वहाँ मैं पीडीएफ पे जाऊँगा, टाइम जाएगा, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। देखो यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसका मतलब उसमें एथिक्स का भी पार्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। आप बताइए सिगरेट कंज्यूम कर रहा है जो पर्सन, उसको तो वैसे भी यूटिलिटी मिल रही है, चाहे उसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है। अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो एक तरीके से कोई मॉरलिटी क्या नहीं है, तो यूटिलिटी और मॉरलिटी का पार्ट नहीं होता। या ये भी देख लीजिए कि एक चोर है, उसको चोरी करने में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसकी यूटिलिटी उस चोरी में एक तरीके से हायर है। तो उसमें मॉरलिटी का पार्ट देख रहा है क्या, किसी की वो क्या कर रहा है, एक तरीके से जान ले लेता है, तो उसमें कोई मॉरलिटी क्या नहीं, उसमें वो सेटिस्फाई हो रहा है कोई पर्सन। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसमें नेगेटिविटी भी आ जाती है, इसलिए बोल रहा है कि यूटिलिटी में ज़रूरी नहीं कि मॉरलिटी का पार्ट हो, नेगेटिविटी भी हो सकती है एक तरीके से, ठीक। तो 16 का अपना सही है, बोथ ए एंड आर आर
करेक्ट। अब 17 देखिए, 17 में क्या बोल रहा है। अब देखो यही अप्रोच इसी टाइप की थी कि आपको कुछ इसमें पर्टिकुलर पार्ट नहीं आता, लेकिन देखो अगर नहीं आता तो आप अगर एक पॉइंट भी आपको आता ना तो ये आप आंसर कर सकते थे, यानी क्वेश्चन कर सकते थे। जैसे यूटिलिटेरियन अप्रोच, ये आपको पता नहीं चलता कि यार यूटिलिटी अप्रोच सर ने बताइए, तो यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या होती है। जनरली वही आपकी कार्डिनल से, जिसमें आप यूटिलिटी को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो इसने बोल दिया फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया। चलो आपको ये नहीं पता होता, मान लो थर्ड, तो अगला देखिए ऑर्डिनल अप्रोच। अब एक बार पढ़िए, तो आपको पता है कि एक बजट लाइन भी होता है आपका, और इंडिफरेंस कर्व भी होता है ऑर्डिनल अप्रोच में, और एक आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी होता है। तो देखो इसमें आपको क्या करना पड़ता, ऑर्डिनल अप्रोच में यही करना पड़ता, क्योंकि अगर आपको यूटिलिटेरियन पता होता तो देखो थर्ड आपका सही होता, यानी सी का पार्ट आपका सही होता, ए का थर्ड, बी का क्या हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, सी का आपका क्या हो गया सेकंड। प्राइस कंजम्पशन कर्व तो ये होता है। देखो प्राइस कंजम्पशन कर्व आपने पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है, आपने जो पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड है। जैसे एक बजट लाइन होती है और एक आपकी क्या होती है इंडिफरेंस कर्व, जो कि टेंजेंट होता है, ये बोल रहा है ना। तो ये बोल रहा है कि मान लो कि आपकी अगर प्राइस फॉल हो गई, क्या हो गई प्राइस फॉल, अलग अलग कर्व देखते हो तो बोल रहा है कि प्राइस फॉल हो गई, तो उस केस में देखो क्या हो जाएगी, प्राइस लाइन बढ़ जाएगी या बजट लाइन बढ़ जाएगी और एक और कर्व मिलेगा। फिर आपको पता है कि एक और पार्ट आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम की पोजीशन आपकी चेंज होती जा रही है, ये भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि उस केस में देखो कर्व ऐसे भी बन सकता है, यानी ये लाइन जो दिख रही है इसे क्या बताएंगे, प्राइस कंजम्पशन कर्व, जिसमें बोल रहा है कि एक्स कमोडिटी की प्राइस कम होने से या एक्स कमोडिटी की प्राइस बढ़ने से वाई पे क्या असर हो रहा है, और एक तरीके से कर्व कैसे बन रहा है। तो कभी कभी आपका स्ट्रेट भी बनता है, जो ये लाइन है ना ये आपकी क्या बनती है, सेम भी बनती है, क्योंकि जो भी ये कट कर रहे हैं एक तरीके से किसी प्राइस लाइन को, वो इक्वल लाइन पे कट कर रहे हैं, यानी इधर ही कट कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या बन जाता है, हॉरिजॉन्टल भी बन जाता है, कभी कभी आपका थोड़ा वर्टिकल भी बनेगा, तो इसे हम बोलते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व, याद रख लेना। तो इसमें देखो बजट लाइन भी आती है, अब ये भी मैंने जो बनाया, और इंडिफरेंस कर्व भी आता है, तो इसलिए सी का क्या था आपका सेकंड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब देखो यहाँ पे आपको यही फॉलो करना था, एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू एम आर एस वाई एक्स। ये जनरली मैंने सर्च किया बहुत ज़्यादा लेकिन मिला नहीं, तो आप देखो क्या करोगे यहाँ पे, अब लास्ट में तो आपको यही ऑप्शन लगाना पड़ता, क्योंकि सी से रिलेटेड यही था। एम आर एस एक्स वाई आपको पता है जनरली इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब देखो बोला एम आर एस वाई एक्स, तो वाई एक्स का मतलब क्या हो गया, उसका उल्टा चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई। तो मेरे को जहाँ तक अप्रोच से पता चला कि देखो अगर आपने चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स करा, कि एक्स में चेंज होने से वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया, यानी वाई की यूनिट में कितना सेक्रीफाइस हुआ, और वाई एक्स का मतलब क्या हुआ, वाई अगर एक्स्ट्रा यूनिट ले रहे हैं तो एक्स में कितना एक तरीके से चेंज हुआ, सेक्रीफाइस हुआ। तो देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो एक तरीके से 1:1 हो गया, ऐसा हो सकता है पॉइंट। तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम की अप्रोच आएगी, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका फोर्थ वाला पार्ट, तो इसलिए 17 का था आपका सी। 18 देखिए, 18 आपने खूब बार देखा है, पर्टिकुलर आपको फॉर्मूला मैंने बार बार बताया। तो देखो द कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर ऑन एक्स वाई एंड जेड कमोडिटी इन सच ए वे दैट ही अल्टीमेटली अटेन। तो जब आपने MUX वाला देखा था, मतलब कार्डिनल अप्रोच वाला देखा था, तो उसमें आपने देखा था कि MUM भी होती है, यानी वही कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या थी, 1 रुपीज़ इक्वल टू 2 यूटिल्स, बार बार बता रहा हूँ, 4 यूटिल्स 10 यूटिल्स, ऐसे मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पे देखो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUZ अपॉन PZ इज इक्वल टू MUM। आपने बोला कि सर कहीं आपने एग्जाम्पल में आपने MUM तो बताया ही नहीं टू कमोडिटी केस में। तो देखो मैंने वहाँ पे बोला था कि वो कांस्टेंट रहती है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आपका जो आंसर आ गया तो उसके हिसाब से आप बता सकते थे, क्योंकि एग्जाम्पल आदमी खुद बनाता है। एग्जाम्पल क्योंकि रियल लाइफ की अप्रोच और थियोरटिकल, तो आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर उसको पढ़ रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, MUM खुद बना रहे हो। तो आपको पता है कि उसके बाद आपको MUM करना था, तो मैंने बोला प्रॉपर फॉर्मूला ये भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर तो यही है जहाँ पे क्या है MUM। ये तो हो ही नहीं सकता कि ये लेस देन MUY PY, ये लेस देन MUZ PZ, ये हो ही नहीं सकता। तो आपका कौन सा होगा, हमेशा सी वाला याद रखना जब भी आपको कार्डिनल अप्रोच वाला बोले। अब देखो 19 है, देखो क्या था कि जो 19 वाला पार्ट था ये मैंने उसमें देखा अरिहंत वाली बुक में। अब उसमें क्या है, आंसर गलत था। जब तक मैं चेक नहीं करता, क्योंकि मुझे फिर क्या करने पड़ते हैं, पूरे पार्ट को चेक करने पड़ते हैं। थियोरटिकल कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाने में मुझे टाइम नहीं लगता, जो मुझे क्वेश्चन की वीडियो बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या होती है, अगर रेफरेंस बुक देखते हो गलतियाँ होती है। तो अरिहंत वालों ने तो आगे लिखा हुआ है कि हमारे बहुत थैंक यू, ये पर्टिकुलर पार्ट क्वेश्चन हमने पूरी वास्ट दिया है, क्वेश्चन बैंक में ये ऐड किया हुआ है, लेकिन आंसर्स तो क्या है, सारे के सारे घटिया दिए हैं। जब उनको पता है कि जो UGC नेट या NTA नेट ने आंसर्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम सही लगाए, तो उसके हिसाब से भी इन्होंने सही नहीं लगाए।
और कुछ इनके खुद के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन्होंने लगाए हैं वो इतने घटिया घटिया दे रखे हैं या इतने गलत गलत ऑप्शन दे रखे हैं कि जो पढ़ने वाला है वो वैसे ही कन्फ्यूज हो जाए और एग्जाम में भी वो गलत लगा के आ जाता है, क्योंकि उसको गाइडेंस नहीं मिलती। कई जने क्या करते हैं, फीस नहीं दे पाते हैं पर्टिकुलर कोचिंग वोचिंग की, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, घर पे ही पढ़ते हैं, और घर पे जब रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं तो गलत ही हो जाता है। तो देखो जून 12 में क्या बोल रहा है सर्शन में, टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो देखो बोल रहा है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ, तो ये लोगों ने ढंग से समझा नहीं कि यार इक्वल, और लोगों ने समझा डिमिनिश होती है। लेकिन ढंग से सुनो, मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस मतलब MU अपॉन P ऑफ रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मतलब वही MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, वो इक्वल हो। ठीक है, अब देखो अगर आपके फॉर्मूले में है ना फॉर्मूला आता है और MUM आता है तो वो प्रॉपर अप्रोच है, लेकिन देखो अब यहाँ पे नहीं बोल रखा, तब भी अपन ने तो सही माना ना, तो MUM हम मानते हैं कॉन्स्टेंट ही रहता है। इसलिए तो जनरली आपका ये पर्टिकुलर जब ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट में आए तो हम क्या बोलेंगे, ये ठीक है। पिछले वाले पार्ट्स में भी मैंने अभी क्वेश्चंस कराए थे अभी आपको, यानी इससे पहले अभी क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपको पता चल रहा है कि थ्योरेटिकल पार्ट में ऐसे ही लिखा हुआ आता है, तो ये ठीक है। फिर देखो आपको बोल रहा है अगर इससे आप डेविएशन हो जाते हो तो एक तरीके से आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी रिडक्शन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे हमें पता है कि अगर MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY हो जाए तो आप ये ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो क्या पता आपकी जो मैक्सिमम यूटिलिटी आप पा सकते थे वो नहीं पा रहे, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी क्या हो जाए, क्या पता रिड्यूस हो जाए। तो मैक्सिमम यूटिलिटी तो कहाँ आएगी, जब इक्वल पार्ट आता है। ठीक है, तो डेविएशन होने से यानी ग्रेटर देन या लेस देन होने की वजह से आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी आप खो दोगे, तो इसलिए आपको इक्वल वाली अप्रोच पे आना है ताकि आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल सके, टोटल सेटिस्फेक्शन आपका मैक्सिमम हो सके। इसका मतलब ये, तो हम क्या बोलेंगे, A एंड R दोनों ही करेक्ट है। 19 का क्या आएगा आपका, C आएगा। अब 20 देखिए, 20 में क्या बोल रहा है, क्योंकि देखो अगर आप रेफरेंस बुक में देखोगे, मैंने पहले ही बोला 19 में आपको गलत दिखेगा, मेरा पर्टिकुलर पार्ट सही है। आप चाहे नेट पे भी सर्च कर लेना, चाहे आप ऑफिशियल आंसर की से भी मैच करके देख लेना। 20 प्रोफेसर गोसेन हैज टॉक्ड अबाउट 2 साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। पहला क्या है, लॉ ऑफ DMU, दूसरा क्या होगा, आपको पता है कि मैंने पहला तो लॉ ऑफ DMU बताया, दूसरा मैंने बताया लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं, हाँ वो भी बोल सकते हो, वैसे लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलते हैं एक तरीके से, और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, हाँ, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। गोसेन्स सेकंड लॉ, उसको क्या बोलते हैं, गोसेन का सेकंड लॉ। तो लॉ ऑफ इक्वी को आप लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोलते हो, गोसेन्स सेकंड लॉ भी बोलते हो, और लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बोलते हो। याद रख लेना, ये मैंने कवर कराया हुआ है, देख सकते हो। 20 का A, यानी 20 का अपना आंसर होगा A। अब देखिए इसमें कईयों ने मुझे गलत दिया होगा, और ये भी अरिहंत की बुक में ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन अरिहंत में A दे रखा है, लेकिन मैंने जो कवर कर रखा है वो है मोर X एंड लेस Y। क्यों, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, आप पहले पढ़िए। ये बोल रहा है MUX अपॉन MUY का रेशो 10 है और PX अपॉन PY का रेशो क्या 8, सो द कंज्यूमर शुड बाय। देखिए जैसे आपने ये पढ़ा MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, ये दे रखा है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे दे रखा है कि 10 इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन 8 है। ठीक है, अब आप एक अप्रोच कीजिए, देखो आपने ये पढ़ा है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, जनरली ये पढ़ा है। ठीक, अब अगर आपको MUX अपॉन MUY का रेशो 10 दे रखा है, 10 का मतलब क्या हुआ, ऊपर 10 है तो नीचे 1 ही होगा। ठीक है, या मान लो कि ऊपर 100 था तो नीचे 10 था, तो 100 अपॉन 10 करके 10 आया, कि मार्जिनल यूटिलिटी Y की 10 थी और X की 100 थी, तो आया। क्या पता 200 थी ऊपर और नीचे 20 थी, क्या पता 300 थी नीचे 30 थी, कुछ भी हो सकता है। क्या पता ऊपर 500 थी नीचे 50 थी, तब जाकर ये तो 10 आया। वैसे यहाँ पे मान लो PX, मान लो प्राइस ऑफ X 80 थी और नीचे क्या थी, प्राइस ऑफ Y 10 थी, तब जाकर ये तो 8 आया। क्या पता 160 अपॉन 20 थी, समझ गए, कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो आप क्या करो, नीचे 1 मान लो, सबसे बढ़िया तरीका। 10 अपॉन 1, 8 अपॉन 1, आपको ये पता करना है क्योंकि आप कन्फ्यूज हो रहे हो, और आपको इसके हिसाब से कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपने बोला सर हमने तो ये सीखा हुआ है ग्रेटर देन, कि MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन हो तो किससे, Y से, तो हम X ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और X को हम और कंज्यूम करेंगे तब जाके हम इक्विलिब्रियम में पहुँचेंगे। वहाँ पे जाके देख लेना, मैंने समझाया हुआ है वीडियो में। तो देखो आपको पता चल रहा है कि आपने ये देखा और ये देख लिया, तो आप क्या कीजिए, आप इसको इसके हिसाब से कन्वर्ट कर दीजिए। यानी देखो ये 10 है और जो ये PX है ना वो नीचे लेके आ गए, मतलब 8 नीचे लेके आ गए, और जो MUY है वो ऊपर लेके आ गए, यानी यहाँ पे। तो देखो ये जो MUY है यहाँ पे लेके आ गए, 8 नीचे लेके आ गए, तो देखो 10 अपॉन 8 और 1 अपॉन 1। तो देखो 10 अपॉन 8 का मतलब क्या हो गया, 1.25, क्या हो गया 1.25। तो ये क्या बोल रहा है कि MUX अपॉन PX का जो रेशो है
वो 1 से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर आपको जब भी ये दे रखा हो एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई 10 और पी एक्स अपॉन पी वाई 8, मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसका मतलब आप एक्स कमोडिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। या हम बोल सकते हैं एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई है। इसका मतलब आप एक्स को कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो, पर आप एक्स को जैसे ही और ज़्यादा कंज्यूम करोगे तब जाके आपकी उसके लिए डिज़ायर बढ़ जाएगी, किसके लिए, वाई के लिए, और एक पॉइंट पे आप इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे, मतलब इक्वल सिचुएशन में। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ये बोला था कंज्यूमर शुड बाय, तो कंज्यूमर को एक्स को और ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर का मतलब क्या हुआ कि अभी आपने कंज्यूम एक्स की ज़्यादा की हुई है, तो आपको और कंज्यूम करना पड़ेगा, और वाई की आपको कम कंज्यूम करना पड़ेगा, तब जाके ही आप इक्विलिब्रियम पे आओगे। वाई के लिए डिजायर आपकी बढ़ेगी कैसे, जब आप एक्स की और ज़्यादा खरीदोगे। जैसे ही एक्स की खरीदोगे तो एक्स के लिए डीएमयू का रूल अप्लाई हो जाएगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। ठीक, तो अपने आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाओगे। तो ये बोल रहा है कि एक्स को ज़्यादा खरीदो और वाई को कम। उल्टा होता तो वाई को ज़्यादा खरीदते और एक्स को कम, याद रखना। ठीक है, अगर वाई ज़्यादा होता और एक्स कम होता तो हम क्या बोलते हैं, वाई को ज़्यादा खरीदते, क्योंकि फिर वाई के लिए यूटिलिटी कम हो जाएगी और एक्स के लिए बढ़ जाएगी, तो इसलिए। तो हमें पता है कि एक्स को ज़्यादा खरीद रहे हैं तो एक्स के लिए यूटिलिटी कम होगी, तो एक्स को और खरीदना है क्योंकि उससे यूटिलिटी कम होती जाएगी, और अपने आप वाई के लिए यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, तो इसलिए वाई को कम खरीदना है और एक्स को ज़्यादा खरीदना है, जिससे अपने आप इक्विलिब्रियम की अप्रोच में आ सके। तो 21 का जो होगा आपका होगा बी। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर चेक किया है और अरिहंत की बुक में गलत दे रखा है, याद रखना। तो जिन्होंने भी ए दिया है उसका गलत है, याद रखना। 22 का बी सही है। अब 22 नहीं, यानी 21 का बी सही है। अब 22 देखिए, यहाँ पे बोल रखा है गोसेन के हिसाब से कंज्यूमर मैक्सिमाइज टोटल प्लेजर व्हेन सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम मार्जिनल यूनिट्स ऑफ ऑल कमोडिटी इज द सेम। वो बोल रहा है कि सेटिस्फैक्शन जो भी गेन किया एडिशनल यूनिट से, जितनी भी कमोडिटी आपने कंज्यूम करी है, जितनी भी कमोडिटीज़, उसकी जो एडिशनल यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन हुआ है वो सेम है। तो ये ठीक है पार्ट आपका। फिर ये बोल रहा है कंज्यूमर गेन सेटिस्फैक्शन ओनली पी एक्स वाई इज इक्वल टू एम यू एक्स, पी एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। ठीक है, व्हेन मोर यूनिट्स आर कंज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेज। तो ये भी ठीक है, जनरली ये होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबाउट। 22 का डी। अब बताइए, ये भी अरिहंत में गलत है। 22 का क्या कर रखा है, सिर्फ ए ही कर रखा है, जबकि आपको पता है कि ये तीनों कंडीशन तो होती है। तो 22 का क्या आएगा आपका डी। 23 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टी यू इंक्रीजेज सो लॉन्ग एस एम यू इज पॉजिटिव। अगर आपको कभी भी इसमें दिक्कत आ रही है तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, कर्व बनाना अच्छा लगता है और ये पार्ट बनाना अच्छा लगता है। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि ये मैक्सिमम है, और देखो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे टी यू मैक्सिमम है, जिसको हम बोलते हैं सैटाइटी पॉइंट या सैचुरेशन पॉइंट, और यहाँ पे आपकी एम यू क्या है, 0। अब खुद सोचिए, टी यू इंक्रीजेज, तो टी यू इंक्रीजेज सो लॉन्ग एम यू इज़ पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक। टी यू इज इक्वल टू सिग्मा ए यू, नहीं सिग्मा एम यू, ये आपको पता ही है। व्हेन एम यू इज़ नेगेटिव, तो देखो व्हेन एम यू इज़ नेगेटिव टी यू स्टार्ट इंक्रीजिंग, नहीं टी यू स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सही क्या है, सिर्फ केवल 1। टी यू इंक्रीज होगी कब तक, जब तक कि एम यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। पर टी यू किस रेट से इंक्रीज होती है, डिमिनिशिंग रेट से, है ना, डिक्रीजिंग रेट से। लेकिन हमें तो इंक्रीज का पार्ट बताना था, तो बिल्कुल ठीक है, टी यू बढ़ रहा है, चाहे कैसे भी बढ़े, चाहे कम भी बढ़े, कब, जब एम यू पॉजिटिव है। तो ओनली 1। 23 का होगा आपका ए। अब 24 देखिए क्या बोल रहा है, ऑफ द फॉलोइंग गुड्स द वन वेयर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज लीस्ट लाइकली टू अप्लाइज। देखो सीधी सी बात है, वाटर आप कंज्यूम करते जाते हो, तो मैंने बताया था लास्ट जो यूनिट है, मतलब 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, 3 गिलास पिया, इच्छा खत्म हो गई, तो जैसे चौथा गिलास आप पियोगे उसकी इच्छा न के बराबर होगी, मतलब यूटिलिटी डाउन होती जा रही है। सिगरेट, ये आपको पता है कि एल्कोहलिक लिकर की बात कर रहे हैं, यानी एल्कोहल पर्सन की बात कर रहे हैं, एल्कोहलिक पर्सन की बात कर रहे हैं, सिगरेट कंज्यूम करने वाले स्मोकर की बात कर रहे हैं, या चैन स्मोकर की बात कर रहे हैं। तो उसको अगर 1 दी, फिर उसके बाद दूसरी दी अगले दिन, यानी 2 पी उसने, उसके बाद 3 पी, उसकी इच्छा और बढ़ती जाएगी, उसकी तड़प बढ़ जाएगी, ये बोलते हैं, यानी उसको ये बोल सकते हैं कि उसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो जाएगी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो वो क्या करेगा, उसकी यूटिलिटी गिरेगी नहीं, उसकी यूटिलिटी तो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ये बोल रहे हैं। और टूथपेस्ट में जनरली देखो हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ डीएमयू, तो क्या रहेगी आपकी, एक तरीके से मेरे हिसाब से तो इतनी नहीं रहती, कम ही रहती है, या नॉर्मल स्ट्रेट ही रहती है। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि मेन बोल रखा है कि लॉ ऑफ डीएमयू लीस्ट किस में लाइकली अप्लाई होगा। तो हमें पता है कि जहाँ पे अगर डीएमयू डिमिनिशिंग नहीं रहे, यानी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं रहे, बढ़ती हुई रहे, तो जनरली वो किस में रहता है, सिगरेट में, क्योंकि एक तरीके से उसको यूटिलिटी मिलती रहती है, यानी हायर सेटिस्फैक्शन मिलती रहती है। तो जनरली आपको पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी तो गिनने वाली होनी चाहिए, जबकि इसमें क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये सिगरेट में। रैप म्यूजिक, टूथपेस्ट का तो इतना पता नहीं, क्योंकि देखो टूथपेस्ट तो जनरली लोग क्या करते हैं, सिंगल ही कंज्यूम करते हैं। लेकिन रैप म्यूजिक की बात करोगे तो आपको पता है कि अगर आप रैप म्यूजिक सुन रहे हो
तो उस केस में कभी कभी आप क्या सुनोगे यार, रोमांटिक म्यूजिक भी सुन लेते हैं। तो रैप म्यूजिक अगर सुनते जाओगे बार बार रोज़ सुनना, आपकी इच्छा बढ़ेगी नहीं ज़्यादा, हम बोल सकते हैं ख़त्म हो जाएगी, एक तरीके से कम होती जाएगी, ख़त्म तो नहीं होगी, कम होती जाएगी। क्योंकि आप अब क्या सुनोगे, अब आप सोचोगे कि यार रोमांटिक सॉन्ग सुन लेते हैं कोई, या रोने धोने वाले सुन लेते हैं, या लव वाले दिल टूटने वाले सुन लेते हैं। तो इस तरीके से आपको पता है कि आप दूसरे की तरफ बढ़ रहे हो जैसे जैसे ये ज़्यादा सुनते जा रहे हो, तो इसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो हम बोल सकते हैं सिगरेट एक तरीके से उसमें लॉ ऑफ डी म्यू लीस्ट अप्लाई होता है, 24 का बी। अब 25 में क्या बोल रखा है, सिंपल सा है, डिफरेंस बिटवीन वाट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर ए यूनिट ऑफ गुड एंड वॉट मस्ट बी पेड व्हेन एक्चुअली बाइंग इट इज़ कॉल्ड। देखो ये बोल रहा है कि वो क्या पे करना चाहता है। तो एम यू जो आपने किस में निकाला, मनी के टर्म में निकाला, एम यू एक्स जो किसके टर्म में है, रुपी के टर्म में, जो आपने किसके थ्रू निकाला, एम यू यूटिल्स में होती है ऊपर, और नीचे क्या आता है एम यू एम, जिसमें मैंने बताया था कि 1 रुपी इज इक्वल टू 2 यूटिल्स मान लो, और आपको 20 यूटिल्स मिली तो 20/2। वैसे तो मैंने 1 रुपये का 1 यूटिल ही बोला था, लेकिन आपने अपने एग्जाम्पल्स में अलग अलग कवर करके दिया था मुझे, तो आपको पता है कि ये 10 जो निकला इसका मतलब आप 10 रुपये देने के लिए तैयार हो। अगर 20/1 करोगे तो आप 20 रुपीज़ देने के लिए तैयार हो। तो आप क्या देने के लिए तैयार हो, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, एक्चुअल में क्या पे कर रहे हो, जो उसकी एक्चुअल में मार्केट में प्राइस है, उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, सरप्लस। जैसे आप 15 रुपीज़ देने के लिए तैयार हो लेकिन आप दे रहे हो 10 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ क्या है, सरप्लस, उसे हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर सरप्लस। तो 25 का आपका हो गया बी। ठीक है, आई होप आपको ये पर्टिकुलर पार्ट समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।